हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, जो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है 2024 8th क्लास के लिए। उसके लिए विभिन्न विषयों के प्रत्येक चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऐसे प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आया हूँ। तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही नया चैप्टर अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो दोस्तों, इसके लिए साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी सभी के आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगभग परीक्षा में आते हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा आपसे। तो इसके लिए मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। जो साइंस है उसका चैप्टर फर्स्ट, उसके अंदर मात्र 4 क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन जो ही परीक्षा में बार बार आते रहते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं आता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों अपने जो डेस्क वर्क आएगी है उस पर कर लेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चनों का कोई निश्चित नहीं रहता, बार वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन बड़े क्वेश्चन हैं जिन जो ज़्यादा मार्क्स भी उन्हीं के रहते हैं, वो लगातार आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों जो अपना फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो बार परीक्षा में आता है। तो ये क्या है, फसल से क्या तात्पर्य है, मोटे तौर पर फसलों को कितने प्रकार में बांटा गया है उन्हें समझाइए। तो आप इसका क्या लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी एक स्थान पर अत्यधिक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं, जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके बावजूद मोटे तौर पर फसलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसके अंदर आप बीच की लाइनें वो छोड़ भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर मेन तो ये पूछा है कि फसलों के प्रकार क्या हैं। तो मोटे तौर पर फसलें 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। पहली है खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल के बारे में क्या लिखेंगे, वह फसलें जिसमें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसलें कहते हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर के बीच होती है, अतः ये सभी फसलें हैं इसी महीने में बोई जाती हैं, यानी खरीफ की फसलें ये होती हैं। दूसरी है रबी की फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों और रबी है आदि की फसलें हैं। इसके अंदर दोस्तों याद करने का तरीका बता दूं, जैसे खरीफ है, खरीफ के अंदर आपको क्या है दोस्तों 3 अक्षर है। तो इसके अंदर आप एक याद रख लो दोस्तों, जैसे मक्का या बाजरा। मक्का के अंदर भी देखो 3 है, 2.5 है, लेकिन अपन इनको 3 मानते हैं। तो खरीफ के अंदर 3 वाले याद रख लो, यानी खरीफ के अंदर मक्का या बाजरा। तो इसके साथ मक्का या बाजरे के साथ बोए जाने वाले फसल लिख दो। इसके बाद में गेहूँ है, इसके अंदर 2 शब्द हैं दोस्तों। जो रबी है उसके अंदर 2 शब्द हैं और गेहूँ है इसके अंदर भी 2 अक्षर हैं। तो इसके अंदर आप 2 के अंदर 2 को मिलान कर दें, यानी रबी का मतलब आप गेहूँ समझें और गेहूँ के साथ बोए जाने वाले फसलों को नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये एक याद करने का तरीका है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न लगभग रिपीट होता ही रहता है कि खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ये बार 4 नंबर का प्रश्न आता है, 4 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों, लगातार ये प्रश्न लगभग रिपीट भी हो जाता है हर साल। तो ये है कि खरपतवार फसल के साथ उगे हुए अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। कहने का मतलब अपन जो फसल में घास फूस उगाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की क्रिया निराई कहलाती है। ये एक जो अवैध है या एक लाइन के उत्तर वाले में भी आ सकता है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इसकी वृद्धि पर नियंत्रण हम निम्न विधियों से कर सकते हैं। पहला है जुताई। जुताई का मतलब हल चलाना। जुताई हल से की जाती है। फसलें उगने से पहले मिट्टी को पलटना, पोला बनाना व समतल करना जुताई कहलाती है। इस क्रिया में खरपतवार उखड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। दूसरा है इसको घास को अपन हाथ से उखाड़ते हैं, तो हाथ से उखाड़कर खरपतवार को हाथों द्वारा उखाड़कर या खुरपी द्वारा मिट्टी से अलग किया जा सकता है। तीसरी विधि है दोस्तों, ज़्यादा काम में ले जाती है, रासायनिक विधियों द्वारा। तो इसमें क्या है, इस विधि में रासायनिक पदार्थों को उपज पर छिड़का जाता है, फसल पर छिड़कते हैं। खेतों में इनका छिड़काव करने के लिए खरपतवार पौधे मर जाते हैं, जिससे फसल को कोई हानि नहीं होती है। यानी खरपतवार के जो पौधे घास फूस होते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं और फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे, जैसे वो फुहारे आते हैं ना, आप टीवी वगैरह में भी देखते होंगे, स्प्रे करते हैं, की सहायता से खेत में छिड़का जाता है। ये पदार्थ खरपतवार नाशी कहलाते हैं। जैसे आपको एक नाम याद रख लेना है 2,4D। 2,4D एक खरपतवार नाशी है।
इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद में किस प्रकार भिन्न है। यानी खाद और उर्वरक में अंतर आपको बताना है। ये आप कई प्रकार से प्रश्न आ जाता है, खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए, खाद उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है, खाद है वो उर्वरक से किस प्रकार बेहतर है, अच्छी है। ये कई तरह से आते हैं और इसमें आपको एक ही है सेम उत्तर आपको लिखना है। तो आप चाहें तो, मैंने तो ऊपर नीचे लिखे हैं, आप चाहे तो इसे इंडेक्स बना के भी लिख सकते हैं। इस साइड में उर्वरक, इस साइड में आप खाद लिख सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट मिला सकते हैं। तो सबसे पहले अपन उर्वरक में लिखेंगे। उर्वरक वो होती है जो जैसे अपन बाजार से खरीदते हैं, वो खाद जो अपन बाजार से खरीदते हैं, जैसे यूरिया वगैरह आती है ना, ये। तो आप इसमें लिखोगे ये एक अकार्बनिक लवण है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी में हुमस प्राप्त नहीं होता, यानी मिट्टी के अंदर वो पानी है वो ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहता है। उर्वरक से पादप के पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये पानी में घुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण भी शीघ्र हो जाता है। ये 5 ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, अवशोषण शीघ्र हो जाता है। तो ये तो आपने लिख दिया उर्वरक के बारे में। अब अपन देखते हैं इसके किसके, खाद के बारे में। तो खाद का भी इसका थोड़ा अपोजिट है, वही लिखना आपको। क्या आप तो खाद में क्या लिखेंगे आप, खाद में लिखेंगे कि ये वो अकार्बनिक है तो ये कार्बनिक पदार्थ है। वो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है तो खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक में हुमस की मात्रा मिट्टी में नहीं बढ़ती है तो खाद से मिट्टी में हुमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप के पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इसीलिए अपन उर्वरक काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम होते हैं। यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इसका अवशोषण भी धीरे धीरे होता है। तो ये इसके अंदर खाद और उर्वरक में अंतर आपका आ गया है। इसके बाद में अपन अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ये 4th क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। इन 4 ही बड़े क्वेश्चनों में से आपके जो बड़े प्रश्न हैं वो आएंगे। इससे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है, किसी वर्ष भी नहीं जाते हैं, ये मेरा अनुभव है। तो इसके अंदर सिंचाई किसे कहते हैं, तो सिंचाई अपन किसे कहेंगे, वृद्धि के लिए फसलों को जल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी पौधों को पानी पिलाना, यानी जो फसल है उसमें पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। आधुनिक तरीकों से सिंचाई की विधियां, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्न हैं। यानी सिंचाई अपन जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से की जाती है, लेकिन आधुनिक तरीके हैं वो 2 हैं। एक तो है छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप तंत्र। यहाँ मैंने डायग्राम नहीं बनाया दोस्तों, आप डायग्राम है वो वहाँ से बुक से देख लें। छिड़काव तंत्र क्या होता है, जिसे अपन फुहारे बोलते हैं। इस तरह से फुहारे हैं, वो पाइपों के अंदर 20-20 फीट के पाइप होते हैं और इसमें इस तरह से फुहारे लगे रहते हैं। जो मोटर इधर से चलती है तो ये छक छक करके ये पानी को छिड़कते रहते हैं। तो ये तो हो गया छिड़काव तंत्र। और ये ड्रिप तंत्र मैं समझा दूँ, जैसे कोई ये बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं तो अपन क्या करते हैं, एक पाइप इसमें डाल देते हैं और पौधे की जड़ों में जहाँ जहाँ भी पौधे हैं वहाँ इसके अंदर एक छेद सा रहता है। तो वहाँ से बूंद बूंद करके पानी पौधे की जड़ों में गिरता रहता है, इसे अपन कहते हैं ड्रिप तंत्र। तो इसके बारे में अपन लिखेंगे क्या, जैसे पहला है छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र में क्या है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यानी उबड़ खाबड़ भूमि रहती है ना, समतल नहीं होती, उसके लिए किया जाता है। इस विधि में जो ऊर्ध्व पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। यह छिड़काव बालुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो ये मैंने बताया आपको। और इसके बाद में ड्रिप तंत्र, इस विधि से जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ें में गिरता है, इसलिए यह ड्रिप तंत्र कहलाता है। इस विधि में एक मुख्य नली और उसकी सहायक नलियाँ होती है। इन सहायक नलियों के सिरे पर विशेष नोजल लगी रहती हैं और इसके द्वारा जल बूंद बूंद करके जड़ों में जाता है तथा पानी व्यर्थ नहीं जाता। ये विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। तो ये दोस्तों 4 प्रश्न हैं फर्स्ट चैप्टर के। इससे बाहर आपके क्वेश्चन हैं वो बड़े प्रश्न नहीं जाएंगे और इसके बाद छोटे प्रश्न हैं उसको अपन अलग से एक सीरीज में देख लेंगे। तो बड़े प्रश्न हैं ज़्यादा अंकों के आते हैं, तो ये प्रश्न आपको यहाँ से कर लेना है। इससे बाहर प्रश्न आपका फर्स्ट चैप्टर में नहीं जाएगा। मात्र 4 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो दोस्तों अपन लगातार सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर वाइज बड़े बड़े प्रश्न हैं वो लेके आएंगे, सिलेक्टेड 3-4 प्रश्न। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।